ईरान पर हमले से पीछे क्यों हटा अमेरिका? अमेरिका जो कि ईरान को लेकर इतना अग्रेसिव हुआ पड़ा है, वो आखिर ईरान पे हमले से रुक क्यों रहा है? नेतन्याहू जिनकी पर्सनली ईरान से इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, इतने ज़्यादा संघर्ष होते रहते हैं, वो आखिर उनकी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो ट्रंप को आक्रमण करने से रोक रहे हैं? क्या जो ईरान है उसमें खामेनेई की सत्ता अभी भी रहेगी? और इन सब के बीच में भारत क्या कर रहा है, या भारत का क्या रुख है, भारत की स्थिति क्या है इन सब के बीच में? अगर आज हम इन सभी बातों पर, इन सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो या इस जो खबर के हाइलाइट्स पॉइंट क्या है, अगर वो देखें तो अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला टाल दिया है। खामेनेई की सत्ता अभी भी बनी हुई है ईरान में। भारत ने अभी तक संतुलित और सतर्क रुख अपनाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर दैनिक भास्कर में छपी हुई थी। अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटों में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू का विमान इजराइल का एयरबेस से बाहर कहीं सुरक्षित जगह पर चला गया था। कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला होता है। और फिर अचानक ईरान को लेकर ट्रंप का रवैया भी काफी गर्म था। तो इन सबसे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब लगता है अमेरिका ईरान पर हमला कर ही देगा। तो हमले का आदेश देने से पीछे क्यों हटा अमेरिका? 13 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा कि प्रोटेस्ट करते रहिए, मदद अभी रास्ते में है। कई अमेरिकी रिपोर्टर्स के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमले करने का इरादा बना चुके थे, लेकिन अचानक उनके पीछे हटने की 4 वजहें हो सकती हैं या हैं, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। तो जो अगर वजहें देखें कि ऐसी कौन सी 4 वजहें हैं, जो अमेरिका जो कि ईरान को लेके इतना ज़्यादा उतावला हुआ पड़ा है कि वो ईरान में सत्ता बदल करके रहेगा या तख्ता पलट करके रहेगा, वो आखिर हमला करने से क्यों रुक गया? तो नेतन्याहू ने ट्रंप को हमला करने से मना किया। ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि नेतन्याहू जो खुद हमले की मतलब उन्हें ईरान पर कब्जा करना चाहते हैं, या ईरान में जो शासक है उसे बदलना चाहते हैं, वो भला क्यों ट्रंप को मना कर रहे हैं? तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक एक सीनियर अमेरिकी ऑफिसर ने बताया कि 14 जनवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की और ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई करने से रोका। और सऊदी अरब, कतर जैसे देशों ने भी विरोध किया। ये सारी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इस वजह से रोका होगा। ठीक है। एक अरब देश के ऑफिसर ने बताया कि सऊदी अरब, कतर, ओमान, इजिप्ट के सीनियर ऑफिसर्स बीते कुछ दिनों से अमेरिकी ऑफिसर्स से बात कर रहे हैं कि ईरान पर हमले न करने के लिए बात कर रहे हैं। कुछ राजदूतों का यह भी कहना है कि अरब देशों ने ट्रंप प्रशासन पर ईरान पर हमला न करने के लिए दबाव डाला है। इन अरब देशों ने ईरान से भी कहा है कि यदि अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो अरब देशों से इसके बदले की कार्रवाई ना करें। यानी कि जो अरब देश हैं वो खुद भी डरे हुए हैं, और इसलिए वो ईरान से भी कहे हैं कि यदि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो उसका बदला अरब देशों से ना लें। ठीक है। ईरान में प्रदर्शन जो है वो कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से जो फांसी दी जा रही थी प्रदर्शनकारियों को वो भी टाल दी गई है। तो ईरान के जेलों में बंद लगभग 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जानी थी। 26 साल के एक प्रदर्शनकारी यानी कि इरफान सुल्तानी जिनका नाम था, उनको उनकी फांसी जो है 14 जनवरी को तय की गई थी। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने मीडिया से कहा कि हमें ईरान के खास सोर्सेज से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक गई हैं, अब फांसी भी नहीं होने वाली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान में इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद प्रोटेस्ट जो थे वो काफी कमजोर हो गए थे, और वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि फांसी देने का तो सवाल ही नहीं उठता। वहां की यानी जो स्थितियां हैं वो संभाली जा रही हैं सरकार के द्वारा कि अगर फांसी देंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए वो लोग भी फांसी को टाल रहे हैं। ठीक है। और इजराइल की वजह से यानी कि ये जो युद्ध रुका है ईरान पर अमेरिका का, उसकी जो एक वजह वो इजराइल भी हो सकता है। अगर इजराइल क्या वजह है ये देखें तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को समर्थन देने के बावजूद इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर कोई हमला करे। ऐसा इजराइल नहीं चाहता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली जो वजह है, जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के चलते इजराइल की मिसाइल पावर कम हो गई है, और इजराइल का आयरन डोम जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जो आयरन डोम होता है वो मिसाइल जब आती है तो उसे रोकता है, अंदर नहीं आने देता है, तो वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है।
दोबारा मिसाइल बैटरी की पूरी कैपेसिटी पाने और आयरन डोम को बड़े हमले के लिए तैयार करने में समय लगता है और ये इन सब में अभी टाइम लगेगा। इसलिए भी इजराइल अभी नहीं चाहता कि ईरान पे हमला किया जाए। और इजराइल को लगता है कि अगर ईरान में की सरकार ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया तो सरकार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की स्वीकार्यता और भी बढ़ेगी। फिर ईरान मजबूती से इजराइल पर पलटवार कर सकता है। आप सबने सुना होगा, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस्लामिक कंट्रीज है उन सब में ईरान सबसे ताकतवर है और वो ही इजराइल और अमेरिका को पलटवार की हिम्मत रखता है और कर भी सकता है। तो इसलिए भी ये जो इजराइल और अमेरिका है उसे हटाने की या उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इजराइल सोच समझ कर काम ले रहा है कि अगर ईरान की जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खामेनेई, उन्होंने अगर तख्ता पलट को नाकाम कर दिया तो जनता, वहाँ की जनता में ये मतलब बात जाएगी, वहाँ की जनता ये सोचेगी कि हमारा जो लीडर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसके खिलाफ फिर प्रदर्शन करने का कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है। ईरान में प्रोटेस्ट धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि इससे के पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं है कि वहाँ जो प्रोटेस्ट वो खत्म हो गया होगा, ऐसा नहीं है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सख्त व्यवहार की जो उनका सख्त व्यवहार था वो भी कम होता हुआ नजर आया, इसलिए भी प्रोटेस्ट काफी कम हो गए हैं। क्योंकि जब सरकार आराम से अपनी जनता से बात करती है या उनकी समस्याओं को सुनने और उसे सुलझाने की कोशिश करती है तो जनता खुद भी शांत होने लगती है कि हाँ अब हमारे लिए काम हो रहा है। ठीक है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों के लोगों ने कहा है कि कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधे टकराव हो रहे थे, लेकिन अब शांति है। सड़कों पर हमले जैसी भीड़ हमले या फिर गोलाबारी आगजनी नहीं दिखाई दे रही है। ईरान प्रशासन की तरफ से भी अब प्रदर्शनकारियों के लिए काफी नरम भाषा में संदेश जारी किए जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में स्थिति सुधारने, भ्रष्टाचार कम करने और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। यानी कि अब सरकार भी इन सभी बातों पे ध्यान दे रही है जिनकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, महंगाई की। तो अब उन सब पे सरकार ध्यान दे रही है, उन्हें हल करने की कोशिश कर रही है इन समस्याओं को। तो जो जनता है वो भी समझदारी से काम ले रही है और थोड़ी कम हुआ है प्रोटेस्ट वहाँ पे। ठीक है। ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी फांसी देने का जो ऐलान था उसे भी कम किया और अब फांसी को रोक दी है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोकी है। इरफान जो सुल्तानी थे उनको फांसी दिए जाने की चर्चा के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर वहां पे वो फांसी देते हैं तो आप कुछ भयानक देखेंगे। यानी कि जो अमेरिका था वो सीधे सीधे धमकी दे रहा था कि अगर वहां के प्रदर्शनकारियों को फांसी होती है तो हम आक्रमण कर ही देंगे। ये वहाँ के आयतुल्ला खामेनेई माफ़ करिएगा, ये वहाँ के इरफान सुल्तानी हैं जो उन 18,000 प्रदर्शनकारियों में से एक हैं। इन्हें पिछले करीब 3 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया था और इन्हें भी फांसी होने वाली थी। इन्हीं की फांसी पे अमेरिका ने कहा कि अगर वहाँ पे किसी को फांसी हुई तो वो कुछ बड़ा देखेंगे, यानी कि अमेरिका हमला करने वाला था। ठीक है। ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरान में करीब 12,000 लोगों की मौतें हुई हैं। ज़्यादातर लोग गोली लगने की वजह से मारे गए हैं और हालांकि अमेरिकी संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बताया कि अब तक करीब 2550 यानी कि 2550 हत्याएं हुई हैं। ये अमेरिका की एक एक्टिविस्ट जो है संस्था वो उसने बताया है। चीन के बाद ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पे सजा के तौर पर ज़्यादातर लोगों को फांसी दी जाती है। ठीक है। क्या ईरान में खामेनेई की सत्ता इस्लामिक सत्ता बनी रहेगी? अगर ये देखें कि जैसे अमेरिका का युद्ध रुक गया, अमेरिका ने आक्रमण तो नहीं किया, पर क्या ईरान में अभी भी अयतुल्ला खामेनेई की सरकार रहेगी या प्रोटेस्ट के बाद सरकार बदल दी जाएगी? अगर ये देखें तो तो इसकी बात करें तो ईरान में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए उस समय ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा रहे थे या उन्हें गिरफ्तार कर रहे थे। इसके बाद जब ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया तो ऐसा कहा जाने लगा कि अमेरिका खामेनेई का तख्ता पलट करवा सकता है। लेकिन जब तक ईरान में सेना पर खामेनेई का कंट्रोल है, उन्हें हटाना या वहां पर तख्ता पलट करवाना मुश्किल है। इतनी महंगाई के बावजूद ईरान में वेनेजुएला जैसे हालात नहीं थे और वहां पर कोई विपक्ष भी नहीं है
और ना ही विरोध प्रदर्शनों का कोई एक नेता है। जैसे अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है, उनका नेता होता है, तो वहाँ उसे जब तख्तापलट होता है या फिर जब भी सत्ता हटाई जाती है, तो जो विरोध प्रदर्शन में था नेता, उसे सत्ता में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई नेता नहीं है सब प्रदर्शन का, और जनता अचानक से उठी और प्रोटेस्ट करने लगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि नेपाल और बांग्लादेश में भी कोई नेता नहीं था, जनता ने ही प्रोटेस्ट कर लिया। और जो यहाँ पे है ईरान में जो हालात हैं, वेनेजुएला से काफ़ी अलग हैं। तो वेनेजुएला में तो वो आक्रमण ना करने की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने आरोप लगाकर वहाँ वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया, जो निकोलस मादुरो थे। लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं वो काफ़ी अलग हैं। यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई पहली बात तो विपक्ष नहीं है, दूसरा इस पे आरोप भी नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे अमेरिका हमला करने की बात कर रहा है। ठीक है। तो ईरान के आखिरी राजशाही शासक रहे मोहम्मद शाह के बेटे रजा पहलवी जो हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं। पहलवी उनका नाम है, अमेरिका में रह रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान में सत्ता संभालने के लिए अभी तैयार नहीं है। रजा पहलवी ट्रंप से मिलना भी चाहते थे, पर ट्रंप नहीं मिले उनसे। ईरान को उसके सहयोगी देशों से भी मदद मिल रही है। दरअसल ईरान में इंटरनेट बंद होने के बाद जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो दावा करती है कि वो सभी जगह तक दुनिया के कोने-कोने में इंटरनेट पहुंचा देगी, वो ईरान में फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया था। कुछ शहरों में ईरान ने यह सेवा बंद कर दी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि इस तकनीक में चीन जैसे जो देश हैं वो ईरान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टारलिंक है इसकी दी हुई सेवा को बंद करने की जो तकनीक है वो ईरान के पास नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिन देशों के पास ये तकनीक है वो लोग ईरान को मदद कर रहे हैं। और अगर देखें कि ईरान ने अपना एयरबेस बंद कर लिया था, ईरान भी अमेरिका के हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक है। ईरान ने 14 जनवरी को कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए जो अपना एयरबेस होता है उसे बंद कर लिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका और ईरान में हवाई जंग शुरू हो सकती थी। हालांकि करीब 5 घंटे के बाद ईरान का एयरबेस खुल गया। आप सबने सुना होगा कि जो भारत है वो भी अपने सैनिकों, अपने नागरिकों को ईरान से वापस मंगा रहा है। तो पूरी संभावना बन गई थी कि हमला हो सकता था। ईरानी एयरबेस बंद होने के बाद फौरन अमेरिका के ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया। और जब भी अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के नज़दीक पिज्जा आउटलेट्स के में पिज्जा के ऑर्डर बढ़ते हैं, तो बड़ा मिलिट्री एक्शन होता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा हास्यास्पद है, पर ऐसा माना जाता है। अमेरिकी ऑफिसर्स जंग के समय देर रात तक काम करते हैं और इसके दौरान वो पिज्जा मंगाते रहते हैं। ये अमेरिकी रक्षा मुख्यालय है पेंटागन। ठीक है। कई देशों ने जैसे 12 जनवरी को अमेरिका और 14 जनवरी को भारतीय दूतावास ने अपने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा, और 15 जनवरी तक ब्रिटेन, चीन, जापान समेत कई देशों ने भी ऐसा कहा कि वहाँ पे हमला हो सकता है या युद्ध हो सकता है। तो और जो देश थे उन्होंने अपने जो नागरिक हैं वहाँ पे रह रहे हैं, किसी भी कारण से पढ़ने गए हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल पर घूमने गए, उन सबको वापस बुला लिया और देशों ने। तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है हमला हो, इसीलिए सारे देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं वहाँ से। क्या ट्रंप आगे ईरान पर हमला कर सकते हैं या करने का आदेश दे सकते हैं? अगर ये सवाल है तो इसका जवाब कह सकते हैं हाँ। आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावनाएं की जा रही हैं। अभी भी ये संभावनाएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि इसके पीछे दो बड़े तर्क जो दिए जा रहे हैं वो ये है कि ट्रंप के इरादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ट्रंप है, ऐसा कहा जाता है कि हर गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि इस सवाल पे या इस जो समस्या है इस पे ये गवर्नमेंट क्या करेगी। और हमेशा हम देखते हैं कि ट्रंप हमारे अंदाज से कुछ अलग काम कर देते हैं, तो उनके बारे में कुछ भी हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आखिर इस पर ट्रंप क्या करेंगे। ठीक है। अमेरिकी अमेरिका जो सैन्य तैयारी में समय ले रहा है, तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि हो सकता है आगे हमला हो जाए। तो जून 2025 में इजराइल के ईरान पर हमले के दौरान ट्रंप भी हमले की धमकी दे रहे थे। अचानक 20 जून 2025 को कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। इससे लगा कि अभी ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन 2 ही दिन बाद 22 जून को अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर लैबोरेटरी पर विमानों से एयर स्ट्राइक कर दी। ट्रंप की धमकियों के बाद 1 जनवरी 2026 को निकोलस मादुरो ने कहा कि
वह अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे लगा कि ट्रंप का मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हमने देखा कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ले आए। तो कुछ तो उनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, जो ट्रंप है उनके बारे में। तो आगे देखें अगर, तो अमेरिकी ऑफिसर्स के मुताबिक हमले के आदेश में देरी से सेना की तैयारी और भी अच्छी हो रही है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके साथ युद्धपोत एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट पहुंच गए जाएंगे। 14 जनवरी को एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने किसी भी सैन्य विकल्प को खारिज नहीं किया, यानी कि पहले जो तैयारियां हो रही हैं उसे खारिज नहीं किया गया है। तो हम निश्चित नहीं हो सकते कि अब हमला हो नहीं होगा, क्योंकि हमले होने की अभी भी पूरी संभावनाएं हैं। देखा जाए तो अभी ईरान पर हमला करने की का अमेरिका के पास सबसे अच्छा मौका है। ईरान इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। इस पूरे तनाव की जड़ ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश है। ऐसे सबूत नहीं है कि ईरान ने अपना वो प्रोग्राम रोक दिया है, लेकिन और इसलिए अमेरिका अपने मुताबिक सत्ता लाकर ईरानी तेल पर कब्जा और न्यूक्लियर खतरे को जड़ से खत्म करना चाहता है। हालांकि ये काफ़ी हास्यास्पद या चिंताजनक है कि आप अगर न्यूक्लियर बम बना रहे हैं या कोई भी न्यूक्लियर पावर को विकसित कर रहे हैं तो वो सही है, और अगर कोई और देश कर रहा है तो उसे आप खतरा बता रहे हैं। और अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला भी इसी वजह से करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो ईरान है वहाँ पे न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये ख़त्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पे जो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश है वो रोकी गई है, इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ अभी भी ये कोशिशें चालू हैं। नेतन्याहू या और ट्रंप का खेल है या मजबूरी? ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से वो आक्रमण नहीं किए। तो क्या ये खेल है उनका या कोई मजबूरी है? ये उनका प्लान भी हो सकता है। तो नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को खतरा मानता है और चाहता है कि अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करे, लेकिन ट्रंप ने सीमित निर्णय लिया है और क्षेत्रीय मध्यस्थों के साथ शांतिपूर्ण रास्ता खोजने पर जोर दिया है। अब तक कोई संकेत नहीं है कि खामेनेई सत्ता में हट से हटेंगे या रहेंगे। देश में विरोध जारी है, लेकिन सत्ता अभी स्थिर दिखाई दे रही है। कोई निर्णायक बदलाव नहीं हुआ, यानी कि अब तक जो प्रोटेस्ट हुए हैं या जो भी चीजें हुई हैं उनकी वजह से कोई भी निर्णय नहीं हुआ है कि अब आगे क्या हो सकता है। सत्ता बदलेगी या खामेनेई की सत्ता अभी भी बनी रहेगी। अगर देखें कि ये जो भी हुआ इन सब के बीच में हमारा भारत, इसकी क्या स्थिति है और हमारी विदेश नीति क्या है इस समय, तो भारत ने युद्ध का समर्थन नहीं किया है सीधे तौर पर अब तक ईरान, अमेरिका और इसराइल के संघर्ष में सक्रिय भूमिका भी नहीं निभा रहा है। चाबहार पोर्ट में भारत का निवेश है और रणनीतिक लाभ है। ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका ईरान संबंध बदलते हैं तो भारत को चाबहार पोर्ट के उपयोग के लिए अमेरिका के नियमों के अनुसार चलना पड़ सकता है, जिससे भारत की जो विदेश नीति है उसको रणनीतिक चुनौती मिल सकती है। ठीक है। भारत ने शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता दी है। चाबहार पोर्ट के साथ हमारे आर्थिक और कूटनीतिक अवसर जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो आपको समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।